हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स 2 का वीडियो हम बना रहे हैं और यूनिट नंबर 2 समाकलन 2 है और चैप्टर नंबर 9 आंकिक समाकलन यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चल रहा है। इसमें हमने पिछले वीडियो में सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है वो देख लिया था और उसके ऊपर एक सैम्पल क्वेश्चन कर लिया था। और आज हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं जिसमें कि सिम्पसन के 1/3 नियम के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको जनरल बातें बता दूं कि देखिए, सिम्पसन के 2 रूल हैं। एक तो सिम्पसन्स का 1/3 रूल और दूसरा सिम्पसन्स का जो है वो 3/8 नियम। ये 2 रूल इसके ऊपर चलते हैं। अब इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है 95% जो है वो आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल ही होता है। केवल सिम्पसन रूल कहते तब भी वो यही लगभग मान तो होता है। और 3/8 रूल जो है वो स्पेसिफिकली कहा जाता है पेपर में, या फिर उसके लिए कंडीशंस थोड़ी अलग होती हैं तो वो साफ साफ पहचान में आ जाता है। तो इसलिए सिम्पसन्स 3/8 नियम उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि सिम्पसन्स 1/3 नियम है। लेकिन पढ़ने आपको दोनों हैं, क्योंकि अगर उसने इसके लिए कुछ पूछ दिया तो फिर आप कुछ नहीं लिख पाएंगे उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि सिम्पसन्स 1/3 या 3/8 जो भी है, इसके ऊपर जब क्वेश्चंस की बात आती है तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं होते हैं। डायरेक्ट जो है वो फार्मूला अप्लाई कर दें, ऐसे क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं होते हैं। और इस वजह से जो है वो इसको समझने में प्रॉब्लम आ जाती है कि आखिर जो है वो हमें टेबल किस में बनानी है, टेबल के बाद फिर वैल्यू किसकी निकालनी है और फार्मूला फिर किस तरह से। एक बार टेबल बन जाएगी तो फिर उसके बाद फार्मूला लग ही जाएगा सिम्पसन्स 1/3 का। लेकिन टेबल किसके किसके बीच में बनानी है, यानी कि एक्स और वाई कौन कौन से रहेंगे हमारे, ये पहचानने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी जो है वो जो इंटरवल होता है जिससे कि आप डिविजन्स बनाते हैं, इंटरवल के भाग करते हैं, तो वो उन भागों को भी निकालने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। इवन पार्ट्स किए जाते हैं और ऑड जो हैं वो ऑर्डिनेट्स लेकर के इनको किया जाता है, तो ये चीज़ भी कभी कभी प्रॉब्लम करती है क्वेश्चंस में। तो आज का वीडियो बेसिकली इसी बात के लिए डिवोटेड है कि क्वेश्चंस में कैसे सिम्पसन्स 1/3 नियम की कंडीशंस को फिट किया जाएगा। तो देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और जो मैं बता दूं, जो भी वीडियोज़ होते हैं हमारे, उनको आप ध्यान से देखें, पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें। तब आपको जो है वो ऐसा नॉलेज मिलेगा, ऐसा जो ज्ञान की प्राप्ति होगी जो कि आपके किसी भी परिस्थिति में आपका साथ निभाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आया पेपर में तो मैं कर लेता और ये वाला आया तो मैं नहीं कर पाया। आपको पूरे कंसेप्ट मिलेंगे, लेकिन बशर्ते आप स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से आप चलें। आइए चलते हैं अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्न तालिका से सिम्पसन नियम द्वारा इंटीग्रल 0.5 to 1.1 xy dx का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया है और टेबल देखिए जो दी है, x की वैल्यूज़ 0.5, 0.8, 1.1 दी हैं, y की वैल्यू 0.4804, 0.7262, 0.9281 और एक्स वाई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटीग्रल जो है वो एक्स वाई का इंटीग्रल है तो इसलिए एक्स वाई निकाला गया है। 0.24020, 0.58096, 1.02091 ये वाली वैल्यूज़ दी हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि सब कुछ पूरी खीर पका के दे दी है। इसमें आपको कैलकुलेशन जो है वो आधी बिल्कुल तो करनी ही नहीं है, केवल बाकी बची आधी कैलकुलेशंस करेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब उसके बाद ये देखिए कि सिम्पसन नियम, अब देखिए क्या सिम्पसन का 1/3 नियम ही लग रहा है, वो भी चेक कर लीजिए, साथ में एच की वैल्यू भी निकाल लें। तो यहाँ पर आप देखिए कि 0.5 से 1.1 हमारा जो अंतराल है वो 0.5 से और 1.1 तक है। और 0.5 देखिए ये है फर्स्ट, और उसके बाद लास्ट 1.1 है, उस पर y की वैल्यू और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू ये सब दे रखी हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 0.5 और 0.8, 1.1 यानी कि बीच में केवल एक ही पॉइंट लिया है 0.8, यानी कि यहाँ पर कोटियों की संख्या जो है वो अगर आप देखें तो कोटियों की संख्या जो है वो आपकी 1 2 3 है, जो कि विषम हो गया। और इससे जो भाग बन रहे हैं वो केवल एक भाग और ये आपका दूसरा भाग बन रहा है। इसका मतलब भागों की संख्या जो है वो आपकी 2 है, यानी कि सम है। इसका मतलब सिम्पसन्स 1/3 नियम की सारी कंडीशंस फिट हो रही हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है
जो भाग हैं वो आपके 2 हैं, यही भागों की संख्या 2 हो गई। और ये सारी की सारी कंडीशन विषम कोटियां हैं तो सिम्पसन्स का 1/3 नियम लगता है। तो ये क्वेश्चन सिम्पसन के 1/3 नियम के ऊपर बेस्ड है। वैसे भी हमने बताया है कि सिम्पसन नियम अगर केवल दिया हो तो उसका मतलब सिम्पसन्स 1/3 रूल ही होता है। और सारी कंडीशंस देखिए उसी हिसाब से यहाँ पे दे रखी हैं, मतलब सब कुछ फिट है। अब आप देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, अंतराल ए और बी यानी कि 0.5 और 1.1। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 0.5 हो गई और बी की वैल्यू यहाँ पे 1.1 है। यहाँ से लिमिट से भी आप पता कर सकते हो, वही चीज़ है, चाहे आप इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स होता है वैसे, तो वाई का मतलब तो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो। अब जैसे यहाँ पे एक्स वाई ही दे रखा है तो एक्स वाई की वैल्यू देखिए निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ए बी और एन दे दिया, हैंस एच इज़ इक्वल टू, एच जो होता है वो बी माइनस ए ओवर एन होता है। तो b की वैल्यू 1.1 हो गई, माइनस a की वैल्यू 0.5 हो गई, अपॉन n का मतलब 2 हो गया। 1.1 में से 0.5 गया तो ये 0.6 बचा अपॉन 2, यानी कि ये काट देंगे इससे तो 0.3 ये आएगा। तो 0.3 ये h की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, y का मतलब जैसे हम कहते हैं कि इंटीग्रल y dx निकालना था ये सिम्पसन के नियम से, तो यहाँ पर y की जगह जो दिया हुआ है वो आपका एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको इस तरह लिखें, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिखें तो ज़्यादा बेटर है, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। एफ एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स वाई है, और ये देखिए और डी एक्स जो है आपका ये है यहाँ पे, यानी कि प्लॉटिंग जो हो रही है वो यहाँ पे इस तरह से हो रही है, इधर एक्स वाई की वैल्यू और इधर जो है वो एक्स की वैल्यू। तब जो है आपका जो भी आप एरिया वगैरह निकालेंगे या जो भी निकालेंगे तो वो आपका तब ये इंटीग्रल ए टू बी एक्स वाई डी एक्स ये इस तरह से आ जाएगा जा करके। तो आपका टेबल जो है वो सही बनी हुई है। एक्स और वाई की टेबल अगर दे देता क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई की टेबल से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि आपको इंटीग्रल वाई डी एक्स नहीं चाहिए है, आपको इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स चाहिए है। तो आपको यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो एक्स वाई है, इसलिए आप एक्स वाई की टेबल से एक्स वाई का ये अपने आप पूरा करते और तब जा कर के ये इसकी मल्टीप्लाई करके, ये तो दे रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो ये आपको ये तीसरा कॉलम तीसरा टेबल अपने आप बनाना पड़ता। तो यही पहचानना मेन बात होती है कि जो इंटीग्रल हमें दिया है वो कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो एक्स वाई में अगर टेबल दिया होता तो आप ज़्यादातर लोग यही सोचते कि इंटीग्रल वाई डी एक्स, तो वाई तो दे ही रखा है, इन्हीं के ऊपर कंडीशंस लगा के और फॉर्मूला पुट कर देते। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक्स वाई का इंटीग्रल निकालना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फंक्शन होता है ये आपका वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है, और ये जो एक्स होता है डी एक्स का एक्स जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है। बस इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाती है या उसके नीचे एरिया की वैल्यू निकल जाती है, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू निकलना ही एरिया के कर्व के अंडर के एरिया निकलने की बात होती है। वो दोनों चीज़ें हमने देख रखी हैं कि कर्व के नीचे का एरिया ही इंटीग्रल वाई डी एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन निकालना या फिर कर्व के नीचे का एरिया निकालना, दोनों बात एक हैं। तभी देखिए सिम्पसन का 1/3 नियम और सिम्पसन का 1/3 नियम का समाकलन में प्रयोग, दो चीज़ें हमने देखी थी। हालांकि दोनों के अंदर फॉर्मूला एक ही था लेकिन उनका मतलब जो है अलग अलग था। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। एक्स वाई में अगर टेबल होती तो हमें एक्स वाई निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पहले से ही दे रखा है तो हमारा काम आसान हो गया है। हम इस बात को लिख देते हैं, यहाँ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स वाई, फंक्शन एक्स वाई है, और हमें जो है वो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है। तो इससे आपको बाद में जब भी आप देखेंगे तो ये आपको याद आ जाएगा कि इस तरह, इसलिए ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है। यूजिंग, अब हम यूज़ कर लेते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो देखिए ये सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है, इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये होता है h/3 और f प्लस एल फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सारे ऑड वाले का सम प्लस 4 इंटू सारे इवन वाले का सम। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली याद रहना चाहिए, इसमें कोई जो है वो इफ़ एंड बट नहीं चलेगा। यही गलत हो जाएगा तो फिर तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें a टू b यानी कि 0.5 to 1.1 फंक्शन जो हमारा है वो एक्स वाई है एक्चुअली, ठीक है ना। डी एक्स इज़ इक्वल टू एच कितना है यहाँ पे 0.3 हमने निकाला था अभी अपॉन 3, और अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर f प्लस एल फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है, फर्स्ट ये है
और लास्ट ये है, ठीक है ना। फर्स्ट प्लस लास्ट ये हो गया, और 2 इंटू सारे ऑड का सम। तो देखिए सारे ऑड का सम, और जिसमें पहला और लास्ट छोड़ देंगे हम, तो और कोई ऑड तो बचा ही नहीं, फिर तो इवन वाला बचा, और इवन वाले के अंदर ये वाला आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं वैल्यूज़ को यहाँ पर। देखिए फर्स्ट वाले का मतलब हमने लिख दिया 0.24020 प्लस लास्ट वाले में लिख दिया 1.02091 प्लस 2 इंटू ऑड का मतलब जो है ऑड, अब और कोई नहीं बचा तो हमने 0 पुट कर लिया है। फर्स्ट और लास्ट तो छोड़ना ही है क्योंकि वो तो यहाँ पे इंक्लूड हो गए ना, बाकी ऑड कोई नहीं बचा तो 0 हो गया, प्लस 4e। ई का मतलब जो है वो आपका इवन वाला, बीच में बस एक ही है, वही हमने लिख लिया यहाँ पे 4 इंटू 0.58096। ये इस तरह से बना जा करके, ये 3 से कट जाएगा तो ये आपका 0.1 आएगा जा करके, और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का टोटल कर लेंगे आप तो वो 1.26111 पहुँच रहा है, प्लस ये तो 0 ही हो गया, प्लस 4 इंटू इतना कर लेंगे तो 2.32384 हो गया जा करके, और यहाँ पर 0.1 इंटू इसको टोटल कर लेंगे तो ये 3.58495 बनता है, और जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो 0.1 जो है वो और शिफ्ट हो जाएगा 0.358495। ये आपका फाइनल आंसर आता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो था, इसकी ख़ास बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप साइड में लिख भी लेंगे हर क्वेश्चन में क्या ख़ास बात है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स था, तो इसलिए आपकी टेबल एक्स और एक्स वाई में बनेगी, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी इंटीग्रल दिया है, जैसे आपको ये दिया है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ऐसे दिया है, तो ये x आपका, ये जो x होता है वो हमेशा x एक्सिस पे आता है, और फिर जितना भी फंक्शन दिया है ये आपका y एक्सिस पे प्लॉट होता है, तो टेबल इनके बीच में बनती है। अब यहाँ पे xy दिया था तो टेबल x की x और xy के बीच में, x और xy के बीच में ये फाइनल टेबल चाहिए थी हमें। तो ये तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ये टेबल ऐसे ही बना के दे दिया आपको। ये चाहते तो ऐसा भी कर देते कि x और y की ही टेबल बना के देते आपको, और xy का ये मिसिंग कर देते, तो आपको वो पूरा करके बनाना पड़ता और फिर उसके बाद यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता। तो कहने का मतलब है कैसे उलझा सकते हैं ये आप समझ जाइए कि, और इस क्वेश्चन को और उलझाने वाला बनाया जा सकता था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप ये पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहे हैं। तो फीडबैक भी मिलना चाहिए, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कमेंट बॉक्स में ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिम्पसन की 1/3 विधि से h = 0.25 लेते हुए इंटीग्रल 0 to 1 dx by 1 + x² का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका 2003 में आया है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्लियरली कह दिया है कि 1/3 विधि का लगाना है। इसका मतलब कोटियाँ जो हैं वो ऑर्डिनेट्स जो होंगे वो ऑड होंगे और पार्ट्स जो हैं वो सम हो रहे होंगे। h इतना लिया है तो देख लेते हैं ज़रा वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए 0 to 1 का इंटरवल है, a = 0 है, b = 1 है और h यहाँ पे 0.25 है। तो मैं सिचुएशन समझा रहा हूँ आपको कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है। तो ध्यान दीजिए 0 से 1, ये 0 से हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 0.25 का h ले लें तो 0 के बाद ये 0.25 आया, फिर उसके बाद 0.25 और जोड़ी तो 0.50 आया, 0.25 और जोड़ दी तो 0.75 आया और फिर 0.25 जोड़ी तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्ट्स कितने हुए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी कि पार्ट जो हैं वो 4 हैं, यानी कि जो उसकी सम है। और ऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि जो कोटियाँ हैं वो आपकी यहाँ पर 5 हैं जो कि विषम है। इसका मतलब सिम्पसन्स 1/3 रूल की कंडीशन फिट बैठ रही है। तो देखिए अलग अलग तरह के, पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था, आज के वीडियो में एक ऊपर क्वेश्चन देखा और इसमें देखिए अलग तरह से इसको दे रखा है। अब बात आती है कि टेबल कैसे बनेगी, टेबल किसके किसके बीच में बनेगी, तो उसकी एनालिसिस कर लीजिए। थोड़ा सा आपको निकालना है इंटीग्रल 0 to 1 dx by 1 + x²। थोड़ा सा आप इसे देखें, 0 to 1 1/1 + x² dx, ये आपका fx है और ये dx है। तो आपका एक तरह से जो आपका ये टेबल बनेगी
वो आपकी ये वाली वैल्यू और x के बीच में बनेगी, यानी कि x की कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं और उन पर जो है वो y यानी कि ये इतना 1+1/1+x², ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी कितनी आ रही हैं, इनमें टेबल बननी है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। इसको 0 to 1 fx dx थोड़ा सा लिख लीजिए। तो ये आपका जो x है वो x एक्सिस पे होगा और ये उस पर कितना कितना fx है, यानी कि कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, तो ये fx जो है वो आपका इस तरफ जा कर के आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जगह की कमी लगेगी, तो इसलिए मैं पेज पलट रहा हूँ, दूसरे पेज पे इसको करता हूँ। देखिए टेबल के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो हम x की वैल्यूज़ ले लेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर fx क्या है 1/1+x², y इज़ इक्वल टू 1/1+x², ये है, इनके बीच में जो है वो ग्राफ बनना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखिए कि जो आपका x की पहली वैल्यू तो a हो गई, ठीक है ना, ये a हो गई। अब इसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू जो है वो आपकी b हो जाएगी और a प्लस h, अगले वाले में a प्लस h होना है। उसके बाद ये आपका x वो हो गया x1, फिर ये आपका x2 हो गया, उसके बाद a प्लस 2h इस तरह से होना है, ये आपका x3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए आप कितने आपको पार्ट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे तो x1 x2 x3 x4 x5, तो x4 पे ये a प्लस 3h हो जाएगा और एक a प्लस 4h आपका x5 पे हो जाएगा। अब ये a जो है वो है क्या वास्तव में, तो a देखिए वैसे तो 0 है, तो ये आपका 0 हो गया जा कर के इज़ इक्वल टू 0। फिर ये a प्लस h का मतलब 0 प्लस 2.25, ये h की वैल्यू 0.25 है, तो 0 प्लस 0.25 यानी कि 0.25 हो गई जा कर के। फिर उसके बाद ये a प्लस 2h का मतलब a इसी में 0.25 और ऐड कर दीजिए, तो 0.50 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 3h, वैसे तो मतलब है कि 3 × 0.25 करके फिर a में ऐड करो, लेकिन आप यही देखिए 0.25 ऐड h और ऐड कर दीजिए, तो 0.75 यानी कि 0.25 और ऐड कर दिया 0.75, और यहाँ पे इसी में 0.25 और ऐड कर दीजिए तो सीधे 1.00 हो जाएगा जा कर के। तो इस तरह से तो ये हमारे x की वैल्यूज़ मिल गई। अब इन पे जो है हमारे y1 y2 y3 y4 y5 ये कितने बनेंगे जा कर के, इसको देखिए। तो ये 1/1+x² करना है, तो सबसे पहले जो है वो इसकी वैल्यू, ये x1 की वैल्यू जो है 0 है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1/1+0 यानी कि 1 ही आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा 1/1+ और 0.25 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा 0.25 को यहाँ पे 1/4 कर लीजिए, तो उससे फ्रैक्शन में आराम से आ जाएगा। तो इसमें 1/1+, इसको आप 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16 कर लीजिए, और फिर यहाँ से देखिए थोड़ा ये कैलकुलेशन जो है रफ वर्क पे होगी, यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर करना तो बहुत मुश्किल है। तो आप इसमें 17/16 होगा, पलट के 16/17 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है वो 4/5 आ रहा है, यहाँ पर जो है वो 16/25 आ रहा है, और यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से x और y की टेबल ये हमारी जो है वो बन जाती हैं। ध्यान रखिए ये x और y इसी में प्लॉटिंग होनी थी, तभी जा कर के हमारा इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो पाएगा। अब यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो इसमें आपका फॉर्मूला होता है a to b y dx इज इक्वल टू h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, इसी तरह से याद करिएगा 2 × सम ऑफ ऑड कोऑर्डिनेट्स और प्लस 4 × सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, ये इस तरह से है। अब देखिए इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, a to b का मतलब 0 to 1 हो गया, 1/1+x² dx हो गया, h का मतलब यहाँ पे 0.25 है तो 0.25/3 हो गया। यहाँ पर अंदर f प्लस l, तो देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट 1 है प्लस हाफ, ठीक समझ रहे हैं ना, 1 प्लस हाफ प्लस 2 × सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड में देखिए पहला और आखिरी नहीं लिया जाएगा, वो तो ले चुके आप, बीच में ऑड और कौन बचता है, फिर यही बचता है 4/5, तो 2 × 4/5 प्लस 4 × सम ऑफ इवन, इवन में पहला और
तीसरा पाँचवा छोड़ दीजिए तो ये 16/17 प्लस 16/25, ये जो है वो 2 इसके अंदर आ जाते हैं। ये आपका फॉर्मूला लग गया सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसी तरह से ध्यान रखेंगे तो आसान लगेगा आपको। अब इसमें यहाँ 0.25 को 1/4 कर लीजिए तो 1/12 हो गया बाहर, ये आपका 3/2 हो गया, प्लस ये आपका 8/5 हो गया जा करके, प्लस ये सॉल्व करेंगे जब तो ये 2688/425, ये इतना बनता है जा करके। 1/12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो पहले टर्म में जब करेंगे तो 1/8, प्लस दूसरे में करेंगे तो 2/15, प्लस तीसरे में करेंगे तो 672.1275। मैं बुक की हेल्प से इस तरह लिख रहा हूँ ताकि आप जल्दी भी हो जाए और प्रोसीजर क्लियर हो जाए कि किस किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। एट लास्ट जा कर के आप, अब यहाँ पे एलसीएम लेना बहुत अजीब सा लगेगा, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 0.125 प्लस 0.133 प्लस 0.527, एटलीस्ट पॉइंट के 3 प्लेस या 4 प्लेस तक कैलकुलेट करेंगे हम, और फिर उसका टोटल कर दीजिए तो 0.785, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का आंसर कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपका 2004 और 14 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि इंटीग्रेशन की बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उनका यूज़ करके कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी नहीं लिखा है कि किस मेथड से निकालना है। देखिए, एक नदी 80 मीटर चौड़ी है, एक किनारे से x दूरी पर गहराई y मीटरों में निम्न सारणी में दी गई है, तो नदी के अनुप्रस्थ परिच्छेद का लगभग क्षेत्रफल निकालें। आपके x की वैल्यूज़ हैं 0, 10, 20, 30 से लेकर 80 तक, और y की वैल्यू 0, 4, 7 इस तरह से करके 3 तक ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए नदी की चौड़ाई और x और y ये सब क्या हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा देखें, नदी अगर एक फ़्लो हो रही है, मान लिया इस तरह से ये नदी फ़्लो हो रही है, और आप इसको सामने से खड़े होकर इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ये देखें तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये आपको देखिए ये किनारा हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से पानी हो गया, ये पानी हो गया, ये ज़मीन हो गई यहाँ तक, और यहाँ से फिर ज़मीन हो गई, और ये नदी बह रही है। ठीक, इसके बाद जो है वो जैसे ही आप ज़मीन से नदी में उतरना शुरू करेंगे, इसकी गहराई जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, फिर देखिए बढ़ कर के मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर कम होने लगती है। यानी कि ज़मीन से जब आप नदी के अंदर जाएंगे तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से है, बढ़ता जाएगा गहराई, और फिर उसके बाद कम होते होते फिर यहाँ पर आ जाएगा। बल्कि 80 मीटर पे 3 मीटर की गहराई है, तो ये कुछ इस तरह से ये आएगा, इस तरह ये यहाँ पर ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से नदी में उतरते ही 3 मीटर की गहराई मिलेगी आपको, और जबकि यहाँ से गहराई जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब यहाँ से नदी में घुसना आसान है, घुटनों तक पानी होगा, फिर और ऊपर आएगा, कमर तक पानी होगा, और यहाँ से जो है एकदम से 3 मीटर है, आदमी जो है डूब जाएगा, घुसते ही डूब जाएगा नदी में। अब हमसे कहा जा रहा है कि x किनारे से x दूरी पर y गहराई y मीटरों में दी गई है। मतलब कहने का ये है कि इस किनारे से x दूरी पर कितनी गहराई y है, ये आपको इस टेबल में सप्लाई किया गया है। जैसे 0 मीटर पे 0 गहराई, 0 मीटर पे 0 गहराई यानी कि यही पॉइंट हो गया। 10 मीटर पे 4 मीटर गहराई है, यानी कि 10 मीटर चलेंगे तो 4 मीटर की गहराई मिलेगी, ये आपका यहाँ पे बताया है। ऐसे ही 40 मीटर पे 12 मीटर गहराई, 40 मीटर पे चलेंगे तो 12 मीटर गहराई है, 50 मीटर पे 15 मीटर, और 60 मीटर पे फिर कम होने लगती, 14 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर रह जाती है। तो कहने का मतलब है डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको गहराइयाँ दे दी हैं, तो वो केवल गहराइयाँ दी हैं, ये कर्व तो ऑटोमेटिकली आपको फिर इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है ना, फ्री हैंड कर्व एक तरह से ये बनाया है। और अब आपको कह रहा है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि ये पूरा टोटल एरिया आपको फाइंड करना है। तो केवल आपको डिफरेंट पॉइंट पे डाटा दिया हुआ है और उस डेटा से आपको ये पूरा एरिया निकालना है। तो इसके लिए अब आप ये देखिए कि ये चीज़ जो है किसी मतलब इस डेटा से जो फ्री हैंड कर्व बनेगा और उस कर्व से इस लाइन तक के बीच का एरिया जो है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। हमने जो है पढ़ा है कि अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई भी कर्व है हमारा, तो मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये आपका कर्व y = fx हो गया, तो इसके नीचे अप टू x एक्सिस तक का एरिया जो है वो आपका इंटीग्रल y dx इससे निकलता है।
और आपने देखा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इस इंटीग्रेशन को सिम्पसन्स 1/3 रूल से भी निकाला जा सकता है, बशर्ते आपके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो ऑड होने चाहिए और जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो आपके इवन होने चाहिए। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल आराम से लगाया जा सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अब जो है हमें समझ में आया जा करके कि ये सिम्पसन के नियम से यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आपका बिल्कुल उसी तरह y dx से निकलेगा, यानी कि प्लॉटिंग आपकी x और y इनमें होनी है, यानी कि कितनी दूरी पे कितनी गहराई है, x y में ही टेबल दी है, यानी कि सब कुछ फिट हो गया अब आपके पास। एक बात यहाँ पे और देख लीजिए, जो ऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आपके यहाँ पे ऑर्डिनेट्स हैं वो 9 हैं और ऑर्डिनेट्स 9 हैं जो कि विषम है, और विषम होने की वजह से यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल आराम से लगाया जा सकता है। पार्ट्स जो हैं वो एक कम यानी कि 8 हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल कंडीशन ये बैठ गई कंडीशन फिट, तो वो बाकी तो दूसरी बैठ ही जाएगी। तो इस वजह से सिम्पसन्स 1/3 रूल लगा करके इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। और हमने सिम्पसन का रूल भी पढ़ा है, 1/3 रूल किस लिए, एरिया निकालने के लिए ही होता है, और फिर उसका इंटीग्रेशन में यूज़ दोनों, वहाँ पे भी हमने ये पॉइंट क्लियर किया था जब मैंने सिम्पसन 1/3 रूल को डिटेल में समझाया था। तो देखिए, जो बातें बताता हूँ मैं उनको आप अक्षरशः फॉलो करें, कोई भी चीज़ स्किप ना करें, तो आपको सब चीज़ें जो मैं बताऊँगा आगे चल के वो सब समझ में आएंगी। आप लोग, हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगता हो कि ये पता नहीं क्या क्या बताने लगे हैं, लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आगे चल के उसका यूज़ आएगा। ये स्टूडेंट्स ज़्यादातर यही करते हैं कि जितना एग्ज़ाम में आना है उतना प्रिपेयर कर लिया और काम चला लिया, लेकिन आप ध्यान रखिए, जो चीज़ आप छोड़ेंगे जहाँ भी छोटी क्लास में, बड़े क्लास में वो और ज़्यादा जो है वो प्रचंड रूप से आपके सामने आएगी, और फिर आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि आपको वो समझ में आ सके, क्योंकि आप छोटी क्लास में तो जाके दोबारा पढ़ नहीं सकते उतना डिटेल में। आपको फिर वहाँ पे जैसे तैसे या तो वो टफ़ लगता रहेगा, आप किसी से पूछोगे भी तो लोग ध्यान भी, अगर आप किसी साथी से भी पूछोगे छोटी सी वो बात, और अगर उसको आती भी होगी तो वो कहेगा ये छोटी क्लास से इसको पूरा समझाना पड़ेगा, इससे बढ़िया वो सीधे ये कह देगा मुझे नहीं पता। तो इसलिए आपको जो है वो जहाँ पे जो चीज़ मिले उसको वहीं पे सीखिए। तो तरीका वही है, जो भी यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं आप उसमें हर बात को समझने की कोशिश करें, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी समझ में आ सकें। तो देखिए, यहाँ तक तो हमने डिस्कशन किया है, वो अलग चीज़ हो गई। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वो कोटियों की संख्या जो है वो 9 है, जो कि विषम है। तो सारी परिस्थिति तैयार हो गई हैं, विषम है, और n = 8, भागों की संख्या जो है वो यहाँ पर एक कम होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 9 में से गया 8, और जो कि सम है, ठीक है ना। अतः सिम्पसन के नियम का प्रयोग होगा, तो सिम्पसन के नियम का यूज़ कर लेंगे हम। अब देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 0, और b की वैल्यू 80 है। तो a = 0 हो गया, b = 80 हो गया, और h जो है वो आप या तो b - a/n कर लीजिए। तो 80 - 0/8 यानी कि 80/8 यानी कि 10 आ गया, और नहीं तो आप h यहाँ से देख लीजिए, 0 10 20 30 40 कितने का गैप है, तो 10 - 0 यानी कि 10, 20 - 10 कहीं से भी निकाल लीजिए, तो सेम गैप पे समान भागों में बांटा जाता है। तो इसलिए h जो है आपका फॉर्मूले से निकाल लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट उससे देख सकते हैं। अब f और l क्या होंगे, देखिए f ये हो जाएगा आपका, ये आपका l हो जाएगा लास्ट ऑर्डिनेट। फिर सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स में आपके पहला लास्ट छोड़ देंगे, उसके बाद देखिए तीसरा, पाँचवा, सातवां तक आ जाएगा, और फिर उसके बाद इवन में क्या आएगा, दूसरा, चौथा, फिर छठा और आठवां, ये आ जाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन में काफ़ी सारे ऑर्डिनेट्स का यूज़ करा जाएगा। तो फॉर्मूला भी जो है वो ढंग से आप सीख लीजिएगा कि किस तरह से अप्लाई होगा। तो अतः क्षेत्रफल जो है वो हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं, a = h/3। ध्यान दीजिए, सिम्पसन का जो नियम है, सिम्पसन के नियम का इंटीग्रेशन में यूज़ नहीं, जैसे सिम्पसन का केवल नियम है, तो वो एरिया निकालने के लिए ही बताया गया था। तो h/3 और आपका f + l और +2 × सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स और +4 × सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, ये फॉर्मूला होता है। तो h तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 10/3 यहाँ पे कर दिया।
तो f प्लस एल यानी कि 0 प्लस 3 ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। तो ऑड में देखिए पहला लास्ट तो छोड़ देंगे, तीसरा यानी कि 7 प्लस पाँचवा यानी कि 12 प्लस सातवां यानी कि 14, उसके बाद तो आखिरी वाला वो तो पहले ले चुके हैं, प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। इवन में देखिए दूसरा 4 हो गया, प्लस फिर चौथा यानी कि 9 हो गया, प्लस फिर 15 हो गया, फिर 8 हो गया। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे डिटेल में सबसे बड़ा सिम्पसन का फॉर्मूला जो है वो अब लगा है इस क्वेश्चन में जा कर के, और अब आप इसे जो है वो थोड़ा सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए स्टार्टिंग में 10/3 ये आपका 3 हो गया, और प्लस ये आपका 2 इंटू ये टोटल 33 होता है, प्लस 4 इंटू ये टोटल 36 होता है। इसमें ये आपका 10/3 3 प्लस 66 प्लस 144 ये हो गया, यानी कि 10/3 इंटू ये 213 हो गया। और यानी कि ये सॉल्व करके 3 से देखिए ये 3 2 5 1 6 ये 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21 3 1 कम, तो ये 710 वर्ग मीटर। यूनिट मीटर दी है क्वेश्चन में तो इसलिए वर्ग मीटर लिख दिया, नहीं तो वर्ग इकाई लिख देते। इतना एरिया आपका आएगा नदी के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का। तो इस तरह से जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें देखिए आपको समझना भी काफ़ी था, तब जाकर के सिम्पसन के 1/3 के नियम का, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं था इस तरह की चीज़ कि सिम्पसन का नियम लगाओ, ऑड ऑर्डिनेट्स होंगे, फिर इवन पार्ट्स होंगे, सब कुछ यहाँ पर जो है वो सोचा समझा था। बस इस टेबल के सहारे समझ जाइएगा कि अगर टेबुलर फॉर्मेट में कुछ दिया है तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज़ होगा उसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। अगर मैं और क्वेश्चंस लूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इन 3 को ट्राई करिए, समझिए, और कुछ को एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा इसके लिए, ताकि बचे हुए 2-3 क्वेश्चन उसमें कवर कर लूँ, तब जा कर के सिम्पसन्स 1/3 रूल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो हम उसका आंसर करेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।